कुछ छात्रों को लगता है कि मॉक टेस्ट देना उनकी नॉलेज को चेक करना होता है, लेकिन अभ्यास कुछ अलग करता है। कैसे ना? सबसे पहले तो जो आम मॉक टेस्ट करता है कि बच्चा अपनी नॉलेज टेस्ट कर पाता है और टेस्ट देकर कुछ ना कुछ नया सीख पाता है, यानी नॉलेज एनहांस भी होती है। अभ्यास बच्चों को अनुभव देता है। अभ्यास के जो सवाल होते हैं क्या वो यूपीएससी जैसे होते हैं, और ये कैसे तय होता है कि कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे? तो एक चीज जो समझ में आता है कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि अभ्यास बहुत मुश्किल होता है। क्या ये जानबूझ के किया जाता है? एक तो ये समझना है कि अभ्यास 1.5 महीना पहले हो रहा है, तो ऑब्वियस है जो अभ्यास 1 में जो आपकी तैयारी होगी उससे 4-5 रिवीजन ज़्यादा तैयारी होगी आपका यूपीएससी का, तो डरने की जरूरत नहीं। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस के चैनल पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस यानी अभ्यास सिर्फ एक आदत नहीं, ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। आज हम एक ऐसे ही अनोखे अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो विजन आईएएस की एक खास पहल है, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए एक रियल टाइम सिमुलेशन मुहैया कराता है। और आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे जो हमें ये बताएंगे कि आगे आने वाले 2 अभ्यास टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी हो और उसकी मदद से ओवरऑल प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। इंद्रजीत सर, सोना मैम, मृत्युंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास के बारे में हम गहराई से चर्चा करें उससे पहले सोना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ छात्रों को लगता है कि मॉक टेस्ट देना उनकी नॉलेज को चेक करना होता है सिर्फ, लेकिन अभ्यास कुछ अलग करता है। कैसे मैम? देखिए पूजा, सबसे पहले तो जो आम मॉक टेस्ट करता है कि बच्चा अपनी नॉलेज टेस्ट कर पाता है और टेस्ट देकर कुछ ना कुछ नया सीख पाता है, यानी नॉलेज एनहांस भी होती है। इस मामले में ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को अभ्यास भी देता है, लेकिन कुछ मामले में अभ्यास थोड़ा अलग है। जैसे सबसे प्रमुख बात है कि अभ्यास बच्चों को अनुभव देता है। किसका अनुभव? ओवरऑल यूपीएससी माहौल का अनुभव देता है। जो एग्ज़ाम टाइमिंग्स है वो बिल्कुल उसी प्रकार से रखी गई है जैसे जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ आपको टाइमिंग्स मिलेगी। जैसे 9:30 से 11:30 का स्लॉट, 2:30 से 4:30 का स्लॉट, बीच में 3 घंटे का अंतराल, और 3 घंटे का प्रबंधन करना एक विद्यार्थी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और अभ्यास उसे ये सीखने का अवसर देता है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि अभ्यास में हजारों की संख्या में विद्यार्थी एनरोल होते हैं, तो एक बच्चे को ये पता चल पाता है कि अन्य विद्यार्थियों के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है। उसी अनुरूप बचे हुए समय में वो अपनी तैयारी को दिशा निर्देशित कर पाता है। और एक बात जो शायद सभी जानते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और इस बात को अच्छे से चरितार्थ करता है यूपीएससी का ये एग्ज़ाम। हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहता है और ये पूरी कोशिश की जाती है कि उस प्रकार का सरप्राइजिंग एलिमेंट बच्चों को अभ्यास में भी मिले, ताकि अपने आप को वो अंतिम दिन हेतु तैयार कर पाए। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जिनमें अभ्यास अन्य मॉक टेस्ट से अलग है। जी मृत्युंजय सर, जैसे मैम ने सवालों की बात करी, तो अभ्यास के जो सवाल होते हैं क्या वो यूपीएससी जैसे होते हैं, और ये कैसे तय होता है कि कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे? जी मैम, अच्छा सवाल है ये काफ़ी। जैसे हम 3 अभ्यास कराते हैं। अब अगर अभ्यास को देखें और यूपीएससी के 10 सालों का अगर पेपर का एनालिसिस करें, ट्रेंड देखें उसका, तो एक चीज़ जो समझ में आता है कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण लूँ इसका, तो अगर मैं साइंस एंड टेक लूँ फॉर एग्जांपल, तो साइंस एंड टेक में एक बात बच्चों को लगता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है, यार साइंस में क्या पढ़ें। तो अगर हम केवल 10 सालों का सवाल देखें सिर्फ, या 2012 के बाद जो करंट ट्रेंड है उसके सवालों को देखें, तो साइंस में 2 बातें हैं। एक है बेसिक साइंस और दूसरा है करंट अफेयर बेस्ड। अगर आप पिछले 10 सालों का सवाल देखें तो लगभग 100 सवाल यूपीएससी ने साइंस एंड टेक से पूछा है। लगभग 88-89 सवाल हैं 10 सालों में। तो अगर मान लेते हैं कि लगभग 90 सवाल पूछे गए हैं साइंस एंड टेक के सेक्शन से ही, तो बेसिक साइंस से इसका वजन केवल 25% के आसपास है, और बाकी 75% वजन किसका है? करंट अफेयर बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको करना ये चाहिए कि बेसिक साइंस 1 या 2 बार पढ़ें, लेकिन प्रोबेबिलिटी सवाल आने की ज़्यादा है करंट से। करंट मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर देखें तो यूपीएससी हर साल बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन से सवाल पूछता है। एक सवाल तो फिक्स ही है, कई बार 2 सवाल पूछे गए। आईटी का सेक्टर, अब इसी में ज़रा ऐड कर लीजिए कि जो करंट
फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसमें देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा, ये भी आईटी का सेक्टर हो जाएगा। इससे भी आने वाले समय में सवाल आएंगे ही, क्योंकि आईटी के सेक्टर से हर साल सवाल आता है। तो ये जो ट्रेंड है, अगर हम ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं तो साइंस और टेक से कुछ की एरियाज निकल करके आते हैं कि यार इनसे तो सवाल आते हैं, उन टॉपिक को रिवाइज करें। जब हम अभ्यास अपना जब टेस्ट बनाते हैं तो इन 10 सालों का जो हमारा एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए हम भी बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर से सवाल बनाते हैं। कुछ फंडामेंटल सवाल भी बनाते हैं, कुछ करंट अफेयर बेस्ड भी क्वेश्चंस बनाते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं एक और सेक्शन ले लेते हैं, कल्चर का सेक्शन है। मान लीजिए कि संस्कृति का एक ऐसा सेक्शन है जो पिछले 10 सालों में सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई पेपर है तो कल्चर है। हर साल सवाल है कल्चर से, और कंसिस्टेंटली सवाल है। सवालों की संख्या में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि कल्चर है तो क्या पढ़े, सवाल ये होता है कि पढ़ा क्या जाए। तो अगर आप 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे, 10 सालों का पेपर देखेंगे, तो एक सबसे बड़ा एरिया है जिससे अगर जो निकल करके आता है वो है, उसको देखा जाए तो स्थापत्य कला है। एक बड़ा सेक्शन है, हर साल सवाल है उससे। पिछले 4-5 सालों से लिटरेचर के सवाल बहुत हैं, लिटरेचर बेस्ड, मतलब कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। मतलब आर्ट फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो राइटिंग फॉर्म है, तो लिटरेचर पे सवाल है। तो उसका मतलब ये है कि स्थापत्य कला अच्छे से तैयार किया जाए, लिटरेचर तैयार किया जाए, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल्चर के सवाल किए जा सकते हैं। जब हम अभ्यास के सवाल बनाते हैं तो हम कल्चर के इन सेक्शंस पे विशेष फोकस रखते हैं, क्योंकि ट्रेंड ये कहता है कि यहाँ से सवाल आते हैं। ये महत्व है मैम ट्रेंड्स का और उसको अभ्यास के साथ जोड़ करके देखने का। जी। जैसे सर की बात को ही अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो इसी तरह की ऑब्जर्वेशन इकोनॉमी में भी देखने को मिलती है। विगत 10 वर्षों का अगर हम ट्रेंड देखें तो मनी एंड बैंकिंग ऐसी यूनिट है जहाँ से मोर देन 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसमें इन्फ्लेशन भी जुड़ जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी विगत 10 वर्षों में 40 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे ही हैं जो पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हम क्या देखते हैं कि अभ्यास में भी ये जो सारी थीम्स हैं, थीम्स आधारित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है एक पूरी प्रोसेस फॉलो होती है और इसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रश्न डिज़ाइन किए जाते हैं। जी सर, इंद्रजीत सर, आपसे एक सवाल है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि अभ्यास बहुत मुश्किल होता है, क्या ये जानबूझ के किया जाता है? इसमें मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि हाल में काफ़ी बच्चों का कॉल भी आया है, मार्क्स उसके कम आए, किसी के जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया। तो एक कॉमन चीज़, एक तो ये समझना है कि अभ्यास 1.5 महीना पहले हो रहा है, तो ऑब्वियस है जो अभ्यास 1 में जो आपकी तैयारी होगी तो उससे 4-5 रिवीजन ज़्यादा तैयारी होगी आपका यूपीएससी का, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, जैसा मृत्युंजय सर ने कहा, मैम ने कहा कि जो हमारी टीम है अभ्यास बनाने वाली, तो वो PYQ ट्रेंड पे ही सवाल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अगर लूँ तो इस बार का अगर कोई अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए, 9th शेड्यूल पे वो क्वेश्चन था और वो 2018 में लगभग सेम सवाल यूपीएससी पूछा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए, वो आपका आर्टिकल 32 पे, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 पे है क्वेश्चन। अब वो 2022 में, 2024 में, मतलब पिछले 5 साल में 2 बार पूछा गया है सवाल। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 15 ले लीजिए, रूल ऑफ लॉ पे है, 2018 में, 2020 में सेम सवाल पूछा है। तो लगभग सारे सवाल वो थीम पे ही आते हैं जो 10 साल में पूछा गया है। तो एक वो भी सिग्नल है कि आप जो PYQ है उसको अच्छे से डिटेल में कीजिए, तो अभ्यास में अपने आप मार्क्स बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। और भी जो जब बच्चों से देखे कि क्या प्रॉब्लम है, मार्क्स क्यों कम आ रहा है, तो उसको मैंने कहा कि अपना OMR शीट चेक करो। तो 1-2 बच्चे ऐसे भी मिले कि OMR शीट भरने में उन्होंने गलती की है। तो और बहुत सारे बच्चे 10-10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स किए हैं, जो उनको सवाल आता था लेकिन सिली मिस्टेक्स के कारण वहाँ गलती हुआ है। तो ये इस टाइम पे होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। आपको करना ये है कि उन सिली मिस्टेक्स का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और उसको रिवाइज करके जाइए ताकि अगले अभ्यास में ना हो। एक चीज़ और कि जो हम लोग का ये भी रहता है दृष्टिकोण अभ्यास में कि यूपीएससी में काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है बहुत बार, जैसा मैम ने कहा, तो उस सरप्राइजिंग एलिमेंट की भी तैयारी कराई जाए। तो इसलिए अगर कोई प्लेयर जो बैट्समैन है नेट प्रैक्टिस करता है, वो कवर ड्राइव अच्छे से नहीं मार पा रहा है, तो वो हज़ारों बॉल प्रैक्टिस करता है कवर ड्राइव का। शायद आप वो मूवी देखी होंगी भाग मिल्खा भाग, तो वो रनिंग करता है। जब प्रैक्टिस में आपने देखा होगा कि वो टायर बांध के पैर पे
उसके बाद दौड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा टफ होना चाहिए कुछ प्रैक्टिस, तो इसीलिए कुछ सवाल ज़रूर उसमें डाले जाते हैं ताकि आप उस लेवल पे तैयारी करें, और चिंता वाली कोई बात नहीं। मैम, मान लीजिए कि किसी छात्र का पहला अभ्यास अच्छा नहीं गया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो बाकी के जो 2 अभ्यास हैं, सेकंड और थर्ड अभ्यास टेस्ट, उसमें उसे क्या सुधार करना चाहिए? बिल्कुल पूछो, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं तो जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे कि बच्चे को हताश नहीं होना है। अभ्यास आपको सीखने का अवसर दे रहा है, तो जो आपने सीखा है उससे लाभान्वित होने की कोशिश आपको करनी है। हाँ, जहाँ तक बात है इम्प्रूवमेंट की, तो वो बिल्कुल आपको करना होगा, और इम्प्रूवमेंट की शुरुआत होती है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के साथ। एक बच्चा टेस्ट देकर आता है, उसके बाद वो ये देखे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जहाँ से उससे गलतियाँ हुई हैं, और ये गलतियाँ क्यों हुई। क्या कहीं कोई कंसेप्चुअल एरर रही, बच्चे ने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, या जैसा अभी सर मेंशन कर रहे थे कुछ ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसके चलते उससे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं बन पाया। सारे एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बच्चे को साइकोलॉजी के लेवल पर भी काम करना पड़ेगा कि स्मार्ट गैस जब मैं कर रहा हूँ तो वो गैस मेरे फेवर में जा रही है या कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, मेरे केस में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूं या मेरी एक्यूरेसी सही है। तो ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मैं परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता हूं। एक बच्चे को ये पूरा संतुलन बनाना पड़ेगा, और ये संतुलन बनाने का बहुत अच्छा मौका उसे अभ्यास टेस्ट देता है। तो इन सारी चीज़ों पर बच्चे को विश्लेषण करना चाहिए, साथ ही उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ से एक बच्चे से ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमी का ही एक एग्जांपल दूँ, इस बार अभ्यास में चालू खाते के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा उत्तर सही नहीं हुआ, तो उसे फिर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में या अंत में एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो बच्चे से गलती ना हो। और सीखने में काफ़ी हद तक मददगार हो सकते हैं PYQ या विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। अब ऐसा तो है नहीं पूजा कि अभ्यास में आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो पिछले सालों में UPSC ने पूछे हैं। जैसा अभी सर लोगों ने भी बताया कि वहाँ से थीम्स उठाई जा रही हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट है वो सही है, उसके अलावा कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो गलत हैं, तो आपको उनके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है कि पहले पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करो, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करके अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, और PYQ को भी लिंक करके पढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा अगर सही दिशा में कोशिश करता है तो फर्स्ट अभ्यास के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड कहीं ना कहीं अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। जी, जैसा मैम ने बताया अभी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के बारे में, मृत्युंजय सर आपसे जानना चाहूँगी कि अभ्यास के बाद क्या छात्रों को सिलेक्टेड टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए? मैम अगर देखें कि जो हमारा अभ्यास हुआ 6 अप्रैल को और फिर 25 मई को एग्ज़ाम है, तो उसके बीच में समय थोड़ा कम रहता है, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो बचे हुए लगभग 40 डेज़ हैं, 40-45 डेज़ हैं, उन दिनों में हम मैक्सिमाइज़ कैसे करें नंबर्स को। तो वैसे में सेलेक्टेड टॉपिक तो एक अच्छा आइडिया है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस जैसा हमने पहले बात किया, उससे हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें कि यार पिछले 10 सालों से ना पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट के सेक्शंस में, IR में ये थीम्स हैं जिससे हर साल UPSC सवाल पूछ रहा है। उन सेलेक्टेड टॉपिक्स पे हमको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम IR की बात करें, सपोज करें IR में जो पिछले लगभग 10 सालों का ट्रेंड है और खास करके पिछले 5 ईयर्स का ट्रेंड है, उसमें एक बात नज़र आ रही है, वो ये कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में हैं, UPSC सवाल पूछता है एक, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सवाल रहता है। तो आप कुछ नहीं करिए, करंट अफेयर्स में BD 365 उठाइए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से कर लीजिए, सवाल आने की पॉसिबिलिटी है ना। इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज़ करना, कि आप जो है स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना। आपने 10 पन्ने पढ़े, बस 20 पन्ने पढ़े, उससे एक क्वेश्चन हिट कर लिया। जैसे IR में एक ट्रेंड क्या है कि जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर साल UPSC सवाल पूछ रहा है। लास्ट ईयर यूक्रेन पूछा, साउथ सूडान पूछा, सूडान पूछा। ये क्या है, लगातार न्यूज़ में रहने वाले डिस्टर्ब एरिया हैं विश्व के, UPSC सवाल पूछता है। तो आप क्या करें, एक ये कर लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा कर लीजिए जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, तीसरा अगर हम कहें IR में एक सवाल और क्या बनता है कि भारत जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया,
उसको लेकर के कई बार सवाल बनता है कुछ, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक लेवल का है या ऐसे क्षेत्रीय स्तर पर कुछ बड़ा है, जैसे G20 है, यूपीएससी सवाल पूछता है कई बार। जैसे कॉप की मीटिंग हर साल होती है, मतलब क्लाइमेट चेंज के पॉइंट, यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है। अभी COP 29 की मीटिंग हुई है, पीछे COP 28 में पूछा था, उसके पिछले साल COP 27 में पूछा था, अब किसे पूछेगा? COP 29 में पूछेगा। तो हमको पीछे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं करने, COP 29 जिससे तैयार कर लीजिए। तो बड़ा आसान है प्रेडिक्ट करना सवालों को। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा अगर हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करें तो ये स्मार्टली हमको कम समय में ज़्यादा पे कर सकता है। अब जैसे मैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की बात करूँ तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में भी मतलब एकदम एक खास ट्रेंड हमको नज़र आता है। जैसे भारत को देखें तो मानसूनी जलवायु, हर साल यूपीएससी मानसून पे सवाल पूछता है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं जैसा मानसून से सवाल ना हो। मानसून अच्छे से तैयार कर लीजिए, सवाल आता है। एग्रीकल्चर कृषि वाला है, जिसमें हो सकता है कपास पूछ ले, गन्ना पूछ ले, गेहूँ पूछ ले, चना पूछ ले। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं, कुछ दलहन है, कुछ तिलहन है, हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है। एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कर लीजिए। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट को कहा जाता है कि विश्व के सामने पर्यावरण को लेकर के 3 बड़े संकट हैं, जिसको कहा जाता है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो विषय है, वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा टॉपिक, पॉल्यूशन, और इन दोनों का जो परिणाम है वो जैव विविधता का ह्रास है। इन 3 एरियाज हैं जिस पे यूपीएससी सवाल पूछता है हर साल। क्लाइमेट चेंज से सवाल है, पॉल्यूशन से सवाल है, बायोडाइवर्सिटी से सवाल है। तो हमको सिलेक्टेड टॉपिक पे तो काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, और इसी में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपने कहा स्मार्ट स्टडी, तो मैम विजन के जो वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप जाएं, इस पे करेंट अफेयर रिसोर्स टैब पे, वहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस एक सेक्शन है जिसमें आपको PYQ का हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटी का आपको PDF मिल गया जिसमें लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस दिया हुआ है। उसमें सेकंड पेज पे, हर सब्जेक्ट में सेकंड पेज पे बड़ा अच्छा पाई चार्ट बना के ये बताया गया है कि 10 साल में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। जैसे अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट से 10 साल में 25 सवाल है, मतलब 2.5 का एवरेज है। पार्लियामेंट से 28 सवाल है। लेकिन नागरिकता जो इतनी चर्चा में रही है, उससे 10 साल में एक सवाल, वो भी सिंपल पूछा है। और आप वहीं पे जाके फिर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे अंदर जाके, तो आपको देखेंगे कि जो सवाल आसान पूछ चुका है तो उस टॉपिक पे समय के साथ थोड़ा और डीप जा रहा है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव 2023 में जो सवाल आया काफ़ी टफ आया, उसके पहले आसान सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे फिफ्थ शेड्यूल एरिया हो या 6 शेड्यूल हो, तो इस सब पे स्टार्टिंग में 2015 में आसान सवाल आया, लेकिन 2024 में देखा गया टफ सवाल आया। ये ट्रेंड एनालिसिस करना, और उस डॉक्यूमेंट्स आप आसानी से कर सकते हो। तो ये ट्रेंड एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आप अच्छा मार्क्स ले आएंगे। इंद्रजीत सर, पहले अभ्यास के बाद छात्रों को क्या नई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मैम 2 तरह के छात्र हैं, एक तो जिनको अच्छा मार्क्स आया है और एक जो हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया है। जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं वो अपना उसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते रहें, और मैं अधिकतर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया है। एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आना टेस्ट में सच अ ऑब्वियस चीज़, मतलब इतना ऑब्वियस है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि अभ्यास अभी पहला हुआ है, अभी भी 1.5 महीना के आसपास बचा हुआ है, तो आगे आप मिनिमम 5 रिवीजन करोगे। 10 दिन बाद एक और अभ्यास है तो 1 रिवीजन आपका इसमें हो जाएगा, फिर 12-13 दिन बाद दूसरा अभ्यास है तो 2 रिवीजन और हो जाएंगे। टोटल अभ्यास के कारण आपके 3 रिवीजन हो रहे हैं। उसके बाद जो 15 दिन बच रहा है, 14 दिन बच रहा है, उसमें आपका 3-4 रिवीजन और हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब अभ्यास आप देते हैं तो आपके पोर्टल पे पूरा एनालिसिस आता है कि किस सेक्शन में आपकी गलती ज़्यादा हुई है, तो उसका यूज कीजिए और उसमें देखिए कि जिस सब्जेक्ट में गलती ज़्यादा हुई है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसका जो खासकर सिली मिस्टेक्स होता है, मैं देखता हूँ कि सिली मिस्टेक्स अगर आप मिनिमाइज़ कर लें तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो 5 अगर सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, उस कारण से आपका मिनिमम 12-13 नंबर कम हो रहा है, तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। जैसे आज एक स्टूडेंट ने कॉल किया और उसके सिली मिस्टेक्स के कारण ही था कि वो सही से क्वेश्चन पढ़ नहीं पाता है, वो हड़बड़ी में पढ़ता है। तो आपको वो प्लानिंग करना पड़ेगा कि पहली बार जो
फर्स्ट राउंड आप कितना देर में करें। अगर 1 घंटा में फर्स्ट राउंड करते हैं तो बेहतर है कि 1 घंटा 20 मिनट में करें, ताकि क्वेश्चन को समय दें, पूरा पढ़ें। फिर भी गलती होती है तो आप सामने वो चिट रखिए कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा। ये रिमाइंड करेगा आपको बार बार कि आपको स्थिरता से पढ़ना है। तो इस तरीके का चीज़, अगर आप बबल गलत भर रहे हैं तो उसमें आपको फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि पहले राउंड में पेज वाइज बबल भरें, सेकेंड राउंड में क्वेश्चन वाइज भरें। तो ये सब बेसिक चीज़ अपना के आप मिनिमम 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकते हो। और जैसा सर ने कहा कि आपको PYQ ट्रेंड पे पूरा फोकस करना है, उसी पे आधारित अभ्यास होता है। हम लोगों ने काफ़ी उसमें प्रूफ दिए। तो आप PYQ पे पूरा फोकस कीजिए और सेकेंड अभ्यास तक वो सुधार होने लगेगा और धीरे धीरे आप काफ़ी कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेंगे। और मैम एक चीज़ और बताऊं कि अभ्यास में जो ओवरऑल प्रीलिम्स का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो हम उसमें एक ही चीज़ सीखे हैं कि UPSC का पेपर जितना टफ होता है उससे कई गुना टफ उसका माहौल होता है। तो आपको उस माहौल के लिए प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम ने कहा कि जो 3 घंटे का गैप है, तो उस गैप को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये अभ्यास में ही सीखेंगे। ये घर पे प्रैक्टिस करके या इवन टेस्ट सेंटर पे भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए अभ्यास देना चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूं उन एस्पिरेंट्स की जिनको UPSC का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायलेमा में रहते हैं कि हम अभ्यास दें या ना दें। सोना मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। देखिए मैम, जैसा अभी सर ने कहा कि माइंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ये नहीं सोचना है कि तैयारी का एक समय आएगा जब तैयारी परफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद उन्हें टेस्ट या मॉक्स देने शुरू करने हैं या उसके बाद उन्हें अभ्यास देना है। आप जिस स्थिति में हैं, तैयारी के जिस क्रम में अभी आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वहीं से आपको अभ्यास देना शुरू कर देना चाहिए। आपका जो है सबसे बड़ा डर होता है कि अंक कम आएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना है कि अभ्यास सिर्फ अंक के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल आपके अनुभव के बारे में है ना, कि आप UPSC के माहौल को जान पाते हैं और उस माहौल के अनुरूप ही अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो अगर आप पहले अभ्यास में 40 के आसपास, 30 के आसपास ही स्कोर कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जैसा सर ने बताया स्ट्रैटेजी है, आप इम्प्रूव कीजिए और दूसरे अभ्यास तक आप 50-60 तक और तीसरे तक अंत में आप 70-80 तक काफ़ी आसानी से पहुंच सकते हो अगर आप सही रणनीति का इस्तेमाल करते हैं तो। और जो नए बच्चे हैं वो भी अभ्यास से सीख सकते हैं। बच्चों का एक जो काफ़ी मैं कहूँगी कि मुश्किल दौर रहता है ये समझने का कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या। इस प्रश्न का बड़ा सरल उत्तर उनको अभ्यास दे देता है। समय बर्बाद करने से बच्चे बच जाते हैं और सही दिशा में बढ़कर फिर अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। जी सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैम मैं यही कहूँगा कि देखिए, हम हमेशा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, हर समय लाइफ में परफेक्शंस खोजते हैं, लेकिन आप नेचर को देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। अगर अर्थ को देखिए, परफेक्ट सर्कल नहीं है। अगर आप नदी को देखिए, परफेक्ट लाइन नहीं है, इधर उधर ऐसा बहता है। अगर आप पेड़ को देखिए तो कोई स्ट्रेट पेड़ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। पत्ते को देखिए तो कोई भी या तो रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्कल में नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा ही है सब कुछ। तो लाइफ ऐसा ही कुछ है। तो वैसे ही आप एग्जामिनेशन को देखिए, परफेक्शन क्यों खोज रहे हैं उसमें? आप समझिए कि मैं आज 1.5 महीने पहले 6 अप्रैल को जब मैंने टेस्ट दिया तो मैं एक सिचुएशन में हूँ। वो सिचुएशन ऐसा है कि मैंने पॉलिटी आधा पढ़ा है, मैंने इकोनॉमी 100% कर लिया है, मेरा ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो गया है, इन्वायरमेंट बचा हुआ है ना, IR कर लिया है, PT 365 कुछ बच गया है। यही सिचुएशन होगा, इन्हीं में से कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ जाइए कि अगर मैंने इकोनॉमी पूरा कर लिया है तो मेरे अधिकतर सवाल इकोनॉमी के अच्छे होने चाहिए। अगर मैंने इन्वायरमेंट थोड़ा कर लिया है, एक बार पढ़ा है, अभी बचा हुआ है कुछ, तो कोशिश करूँगा या करूँगी कि मेरे सवाल थोड़े ज़्यादा सही हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, इम्परफेक्शंस है। तो आप जब जाएंगे उस सिचुएशन में, जब जाएंगे और अभी आपने हम तो अपेक्षा ही यही करते हैं कि अभी आपने एक बार ही कंप्लीट किया होगा और सारे टॉपिक्स एक बार भी नहीं कंप्लीट किए होंगे, लेकिन हम आपको उस सिचुएशन में डालना चाहते हैं कि इन केस अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, एक बार ही पढ़े हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो शायद आपने एक बार पढ़ा हो, वहाँ पर वो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभ्यास आपको इतना ट्रेन कर चुका होगा, मतलब इतना आपको टफ और स्ट्रॉन्ग बना दिया होगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी आपकी बेहतर हो जाएगी।
हमारा अभ्यास से अपेक्षा आपका ये है कि हम आपको मजबूत बनाएं, हम आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएं, और जितनी तैयारी हो, जितना भी आपने पढ़ा है, उसके साथ अपने आप को जाकर के वहाँ पर जांचें, परखें, और जितना सही हो वो आपका स्ट्रेंथ है, जो नहीं सही हो उस पर अगले अभ्यास पे काम करेंगे, उसके अगले अभ्यास पे काम करेंगे। ये पर्पज़ है अभ्यास का। सर, अक्सर हमने देखा है कि यूपीएससी के पेपर वाले दिन बच्चे घबरा जाते हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये जो हमारा अभ्यास है, ये उस तनाव को टैकल करने में कैसे मदद कर सकता है? बिल्कुल मैम, जब पिछले साल भी जब यूपीएससी का पेपर हुआ और काफ़ी बच्चों से हम लोग बात किए, तो मालूम चला कि जो प्रेशर हैंडल करना मेन इसका गेम है। लगभग बच्चे साल भर पढ़ते हैं, काफ़ी नॉलेज होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि नॉलेज होने के बाद भी बार बार थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं। तो वहाँ एनालिसिस में यही आया कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। लगभग बच्चों के साथ ये प्रेशर होता है एग्ज़ाम के समय कि शायद इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, अगली बार अच्छे से दूंगा। सर, ये काफ़ी बच्चे शेयर करते हैं एग्ज़ाम के पहले, सर इस बार हो नहीं पाई है, इस बार स्किप कर दें क्या। वो नहीं बोल रहा है, उनका प्रेशर बोल रहा है। यही नहीं, प्रेशर इतना होता है कि एक रात पहले नींद नहीं आती है, या नींद आएगी भी तो ठीक से नहीं आएगी। इस प्रेशर में बच्चे जाते हैं। तो जीएस पेपर में तो मॉर्निंग में है तो मैनेज हो भी जाता है, लेकिन वो जो 3 घंटे का गैप है, और याद रखिए कि आप टेस्ट सेंटर पे या घर में आपके एसी है, कूलर है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपका एसी कूलर नहीं है, और वो एक्सट्रीम लेवल का गर्मी और साथ में पसीने, तो बहुत ज़्यादा। और प्लस वो आपका टेस्ट जब सीसेट लगाते रहते हैं तो उसमें चूँकि एक रात पहले आप सोए नहीं हैं तो दिमाग भी उतना नहीं चलता है, तो इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है। जब भी इस तरीके का तनाव का चीज़ का आपको में कोई काम करना है तो उसका पहले प्रैक्टिस किया जाता है। आप क्रिकेट में भी देखती हैं कि जो अगर विराट कोहली इतना अच्छा तनाव को, प्रेशर को मैनेज करता है, और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में कितना टफ सिचुएशन में उन्होंने मैच जीता है। तो एक्चुअली वो पीछे काफ़ी प्रेशर हैंडल किए हुए हैं, पीछे काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो यहाँ भी अभ्यास में आपको वो प्रैक्टिस करने का मौका है। तो आप भी उसी प्रकार से सुबह में तैयार होके जाइए। पूरा आपका माइंडसेट वही होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, और साथ में जो मेन 3 घंटे का गैप है उसको सही से मैनेज कीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा लंच में बहुत ज़्यादा खाना ना खाना, कुछ फ्रूट्स होने चाहिए सुबह खाने के लिए। जो आप हल्का ठंडी बोतल अगर आप रखते हैं तो वो आपको जो एक्सट्रीम गर्मी से बचाने में सहायता करता है। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए जैसे बनाना खाना, केला खाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे डार्क चॉकलेट भी रखते हैं अपने साथ, तो ये सब चीज़ काफ़ी आपको संतुष्टि देता है। एग्जैक्ट हम लोग के पास डेटा नहीं है कि कितना आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन दिल को सुकून ज़रूर मिलता है कि हाँ एनर्जी तो मिल रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छा प्रभाव तनाव पे पड़ता है। मैम, कुछ जोड़ना चाहेंगी इसमें आप? बिल्कुल पूजा, मैं एक अनुभव से शुरुआत करना चाहूँगी। एक बच्चे से फाइनल यूपीएससी जो परीक्षा है, प्रॉब्लम्स, उसके बाद बात होती है। बच्चे की स्थिति कुछ इस प्रकार की रही कि उनके सामने जो कोड आया, पेपर का कोड आया, उसमें शुरुआत में ऐसे प्रश्न थे या उस टॉपिक से प्रश्न थे जिस टॉपिक में वो बच्चा सहज नहीं था और वो सही से पढ़ के और रिवाइज करके भी नहीं गया था। तो स्थिति क्या बनती है कि बच्चा वहीं से डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा नहीं था, उस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता था और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ऐसे सेक्शन उसके सामने सबसे पहले आ गए जिसमें वो सहज नहीं था। ये देखते बच्चा ब्लैंक हो जाता है। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि आपको कुछ प्रश्नों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। आप जब इस प्रकार के मुश्किल प्रश्नों का सामना करें या ऐसे प्रश्नों का सामना करें जिसमें आप सहज नहीं हैं, तो गहरी सांस लें। ऑल इज़ वेल की स्ट्रैटेजी काफ़ी काम करती है। और ये सोचें कि जिस स्थिति में आप हैं, मोटा मोटा उस स्थिति में ही बाकी अभ्यर्थी भी हैं। कुछ ना कुछ और ऐसा होगा जो उन्होंने पढ़ा है या उन्होंने छोड़ा है ना। तो एक तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, और ये समझ या ये अनुभव देने में जो अभ्यास है वो काफ़ी मददगार होता है कि मुश्किल प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें 2 स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस बन रहा है, कुछ में 3 में, लेकिन चौथी स्टेटमेंट के बारे में आप श्योर नहीं हैं। कोई प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आपकी रणनीति क्या हो? मुश्किल प्रश्नों को आप
कैसे टैकल करें, अपना हौसला कैसे बनाकर रखें कि परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएं। ये सारा एक्सपीरियंस आपको अभ्यास देता है। तो यहाँ से इन चीज़ों को सीख कर जाइए ताकि परीक्षा के दिन इस प्रकार की किसी भी स्थिति से आप बच पाएं और सकारात्मक रहते हुए परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएं। मैम, इसमें मैं ये भी सीसेट का ऐड करना चाहता हूँ कि सीसेट में जो आप एग्जैक्ट जो यूपीएससी में जो देते हैं 2.5 से 4.5 होता है, तो वहाँ पे काफ़ी तनाव होता है। लगभग बच्चे बोलते हैं सर घर पे तो मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, पता नहीं वहाँ कैसे फेल कर गए। तो वो वहाँ पे जो आप सीसेट का पेपर देते हैं तो वो ध्यान रखना है कि वो जीएस पेपर कैसा हुआ है आपका, और साथ में 3 घंटे को आपने कैसे मैनेज किया है, इस पे भी निर्भर करता है सीसेट पेपर का परफॉर्मेंस। तो अभ्यास में आप उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और 3 घंटे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो वहाँ सीसेट पेपर को भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। इसमें एक छोटा सा सुझाव है कि सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि जीएस का पेपर दे के आए, अब आप पेपर देकर आ चुके हो और बच्चों के दिमाग में ये तो लाउड एंड क्लियर है कि अंत में जो कट ऑफ है वो जीएस निर्धारित करता है। तो ये सोचकर जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार दिमाग में चलते रहते हैं और बच्चे उनका आंसर भी, अब तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, इंटरनेट, उसके माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आपके दिमाग में 5 प्रश्न आए, 4 का उत्तर गलत हो गया, आपका कॉन्फिडेंस वही कम हो जाता। आप भूल गए कि इन 5 के अलावा 95 प्रश्न और थे, उसमें से भी एटलीस्ट 60-70 अबाव कुछ प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपने चेक कर लिए, दिमाग में वो बात चलने लग गई और जिससे अंततः सीसेट की आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है। तो अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखा जाए? देखिए, उत्तर चेक करने की एक टेम्पटेशन होती है, इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग काम है। तो यहाँ भी अगर आप इसी तरह की स्ट्रैटेजी या इसी आदत को अभ्यास में भी जो है फॉलो करने की कोशिश करते हो तो फाइनल डे इससे भी आपको बेनिफिट होगा। बस मैम इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सिकंदर बनना है ना, अगर इस लड़ाई को जीतना है तो सिकंदर बनने के लिए तो मैदान में जाना पड़ेगा। तनाव को अगर मैनेज करना है तो तनाव वाले सिचुएशन में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो अभ्यास का टेस्ट है वो आपको सिचुएशन में डालता है और फिर आप उस 2 घंटे जो आप बिताते हैं जीएस में, 2 घंटे बिताते हैं आप सीसेट में, वहाँ आप रियलाइज़ करते हैं अपने पॉजिटिव पक्ष को भी और अपनी कमियों को भी। तो अभ्यास कहीं ना कहीं आपको 3 बार ऐसे मौके देता है, जैसे एक मौका 6 अप्रैल का है, अगला 27 है, फिर अगला 11 मई को है। ये 2 ऐसे मौके हैं जिसमें आप एक्चुअली में उस सिचुएशन को जी सकते हैं और जी सकते हैं तो रियलाइज़ कर सकते हैं कि उस दिन ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने जैसा कहा कि सिकंदर बनना है तो वैसे स्थिति में आपको सिचुएशन में जाना पड़ेगा। तो अभ्यास एक तरीके से उस तनाव को हैंडल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हम कितनी भी थ्योरी की बात करें, कितना भी थ्योरी की बात करते रहें, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मैं आज यहाँ आप लोगों को कितना भी समझाता रहूँ कि ये करिएगा ये करिएगा ये करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में जाएंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, 2 बार 3 बार, जैसे उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने अगर शतक मारा या अच्छा प्ले किया तो वैसा स्ट्रेस करने की एबिलिटी उसकी थी विथ प्रैक्टिस के साथ है। तो प्रैक्टिस करिए, 3-4 टेस्ट उसके साथ दीजिए, इसको हैंडल करने की एबिलिटी आपको आपका आंसर मिलेगा। सोना मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि कितना टाइम प्रैक्टिस और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस को देना चाहिए और कितना सेल्फ स्टडी को देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो एक ही टेस्ट को हफ्तों तक एनालाइज करते रहते हैं। जी पूजा, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। दोनों तरह के छात्र हमें देखने को मिलते हैं। तो आवश्यकता है कि हम सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस या अभ्यास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। जैसे जो बच्चे टेस्ट नहीं देते, काफ़ी सारी चर्चा हो चुकी है कि उन्हें टेस्ट देने चाहिए, चाहे वो सामान्य मॉक टेस्ट हो या फिर अभ्यास हो, क्योंकि वो आपको परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। आप इस बात का मूल्यांकन कर पाते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ये सब सुधार करना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही टेस्ट या प्रैक्टिस करने से आपकी रिवीजन में भी मदद मिलती है। जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा, उन्होंने तो अभ्यास के संदर्भ में कहा, लेकिन हर प्रकार का जो टेस्ट है वो आपको रिवीजन में मदद करता है, क्योंकि टेस्ट से पहले जो भी यूनिट्स उस टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं आप उनको रिवाइज करते हो और उसके बाद टेस्ट देते हो। तो ओवरऑल आपकी सेल्फ स्टडी में, आपके मूल्यांकन में प्रैक्टिस करना या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि हर 2 से 3 दिन में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट प्रॉपर टाइम के साथ वो अटेम्प्ट करें। दूसरा काम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ जो करना है वो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। अगर आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, अपने मार्क्स देख रहे हो, तो ट्रस्ट में इस प्रकार का टेस्ट देने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि जब आप गलतियों से सीख नहीं रहे तो मतलब क्या है कि आप उसी प्रकार की गलती को अगले टेस्ट में भी दोहराओगे, उससे अगले में भी दोहराओगे, तो मतलब आप अपनी गलतियों को पक्का करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और अगर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो यही करने से आपको बचना है। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में अब आप कितना समय व्यतीत कर सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं सर कि परीक्षा में मात्र 40 से 45 दिन शेष है, तो अब एक बच्चा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में 4 से 5 घंटे नहीं लगा सकता। अब उसकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपने कॉन्फिडेंटली दिया, जो सही था, आपको बार बार उन प्रश्नों को पढ़ने की या देखने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपको ये ना लगे कि कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे लिए सहायक हो सकती है। बाकी आपको काम उन क्वेश्चंस पे करना है जिनके मामले में या तो नॉलेज डेफिसिट था या कुछ प्रश्न ही ऐसे रहे जो आपके लिए सरप्राइजिंग थे, आपके लिए नए थे। उनको तैयार कीजिए। ये देखिए कि आपसे गलतियां क्यों हुई। जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है और जो न्यू लर्निंग है वो आपको जो है अपने पास रखनी पड़ेंगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। और ये करते हुए ये जो सारी सीख आपने 2 से 2.5 घंटे के भीतर निकाली है, इसे जब आप आगे सेल्फ स्टडी करें तो उस सेल्फ स्टडी में इनकलकेट करना नहीं भूलना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना या प्रैक्टिस करना कोई अलग बात है, सेल्फ स्टडी करना कोई अलग बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक दोनों को नहीं जोड़ोगे तब तक लाभ नहीं होगा। जरा सोचिए कि आपने टेस्ट दिया, आप अपने सेल्फ स्टडी में वहाँ से जो लर्निंग्स आपको मिले आप उसे शामिल ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अलग थलग ना समझकर सीमित समय में आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कीजिए, महत्वपूर्ण जो लर्निंग्स हैं उन्हें निकालिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। कुछ प्रश्न जो आपको लग रहा है कि आपको बाद में भी रिवाइज करने होंगे, क्योंकि ये टॉपिक या ये प्रश्न ऐसे हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं, उन्हें टेस्ट पेपर के साथ या अलग से पेज ऐड करके आप लिख सकते हैं, ताकि जब इन पेपर का आप रिविजन करें तो वहाँ से भी मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। तो आपको ये जो लिंक है, ये लिंक बनाना पड़ेगा, ये सबसे ज़रूरी है। मैम बस मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर अभ्यास को देखें, अभ्यास का जो मॉड्यूल है और जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसको देखें, तो जैसे हम कहते हैं ना जीवन में एक जीपीएस होता है जो हमेशा आपको एकदम सही रास्ते पे लेकर के चलता है। तो ऐसा समझिए कि इस एग्जामिनेशन में ये अभ्यास जो आप अपीयर हो रहे हैं वो जीपीएस की तरह है। जीपीएस के सेंस में है कि जो अच्छा है वो तो है ही, लेकिन जो कमज़ोर पक्ष है, सपोज करिए कि अभ्यास में 100 सवाल है, पॉलिटी के आपके अधिकतर सवाल गलत हो गए, या हो सकता है कि पॉलिटी के आपने 4 सवाल सही किए और 5 सवाल 7 सवाल आपके गलत हो गए। तो जैसे ही आपने पोस्ट टेस्ट एनालिसिस किया, मतलब वो देखा, तो आपको पता चला कि यार डीपीएसपी वाले सवाल सारे गलत हो गए, या एफआर फंडामेंटल राइट वाले सारे सवाल गलत हो गए। तो आपको पता है ना कि पॉलिटी में मुझे एक्चुअली में रिवीजन क्या करना है, यानी कि रिवीजन में एक्चुअली जीपीएस की तरह है कि अभ्यास आपको बता रहा है कि आपको क्या रिवीजन करने की ज़रूरत है। मतलब उस पूरे पॉलिटी के बुक की जगह वो एरियाज जो ग्रे हैं अभी, जिसमें गलतियां हो रही हैं, उसको आप साधें। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में काम करें। तो एक तरीके से पहला अभ्यास, मान लीजिए कि आपने पहले अभ्यास में 40 ही सवाल सही किए, 60 गलत हो गए, तो 60 टॉपिक पता चला ना कि यार 60 टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगले 27 से पहले आप उन 60 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ऐसे तैयार करिए कि इस तरह से यूपीएससी को मन ही मन चुनौती दीजिए। अब इन 60 सालों में, इन 60 जो टॉपिक्स हैं, है ना, इनमें आप सवाल पूछ के दिखाओ, मैं उस स्तर पे तैयारी करूँगा। जब 27 तारीख को आप करेंगे तो हो सकता है कि 40 से बढ़ करके नंबर 50 आ जाए, चलिए 30 आ जाए, मैं तो चाहता हूँ कि 40 नहीं है 30 आए, तो पता चलेगा ना कि 70 टॉपिक है जिस पे काम करना है। तो 11 तारीख से पहले उन 70 टॉपिक पे आप काम करिए, रिवीजन करिए, और ऐसे ही जब 11 तारीख को देंगे तो हो सकता है 50 या 60 नंबर है, या 50 या 60 क्वेश्चन सही, 40 क्वेश्चन पता चले ना। तो सोच के देखिए कि ये जो टेस्ट है अभ्यास, आपको 150 वो टॉपिक बताता है जो विजन आईएएस रिसर्च कर रहा है।
यानी कि लगभग एक बड़ी टीम है जो लगातार 10 सालों का 15 सालों का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रही है। उन एरियाज़ को समझिए, उस पे काम करिए। 100-150 टॉपिक आपने शानदार तरीके से रिवाइज़ कर लिया और इस तरह से रिवाइज़ किया कि आप इस तरह से चुनौती दे रहे हैं कि अब अगली बार अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा ना तो मैं सही करूँगा। यानी कि आप बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक रास्ता पता चलेगा कि मेरे ये एरियाज है, इस पे काम करना है। तो अभ्यास एक तरीके से रिवीजन में बड़ा सहायक है, मतलब आपको दिशा देता है। सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पिछले साल एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो उससे डिटेल में बात कर रहे थे। उसका प्रीलिम्स बार बार निकल रहा था, तो बोला कि सर मेरा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। तो उसे पूछा कैसे करते हो, बोला सर मैं काफ़ी जल्दी करता हूँ। वो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताया, मैं शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के साथ। तो बोला कि सर जब फर्स्ट राउंड करता हूँ तो मैं ब्लू पेन का यूज करता हूँ और सेकेंड राउंड में मैं ग्रीन पेन का यूज करता हूँ उसमें टिक मारने में। जब घर जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन सा मैंने सेकेंड राउंड में किया है। अब मैं सेकेंड राउंड को पहले एनालाइज करता हूँ कि कितने मैंने इंटेलिजेंट गेस किए, तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा है कि वहाँ मेरा क्या चिंतन था क्या नहीं। मुझे एकाएक सीधे मालूम चल पा रहा है किस क्वेश्चन को मैंने सेकेंड राउंड में किया है, और थर्ड राउंड में भी वो कलर चेंज कर देता है। तो बड़ा मुझे ये बढ़िया लगा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के लिए, तो इसको भी बच्चे यूज कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा अभ्यास देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए कोई गोल्डन टिप अगर आप लोग शेयर करना चाहेंगे? इंद्रजीत सर आपसे शुरू करूँगी। सिर्फ अभ्यास ही नहीं, यूपीएससी के लिए भी वो चीज़ यूज़फुल है। 35 to 40 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम बच्चे कॉन्फिडेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद जो आप इंटेलिजेंट गेस लगा रहे हैं, जो आप अपना पहले पढ़ चुके हैं, उसी अनुसार आपको 2 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन 2 में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ इंट्यूशन जो आपका आ रहा है पहला बार, लगभग देखा गया सही आ रहा है। वहाँ पे जब हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं ये गलत होगा, इतना आसान ऑप्शन तो देगा नहीं, आपको उस पे नहीं जाना है। तो फर्स्ट इंट्यूशन पे आपको जाना है। दूसरी बात कि प्रीलिम्स निकालने का जो अच्छे बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स निकालना आसान है। बस आपको फोकस करना है कि जो आप ब्लंडर्स करते हैं और सिली मिस्टेक्स करते हैं उसको मिनिमाइज करके 0 कर दीजिए, तो आपका प्रीलिम्स जरूर होगा। देखिए, मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट। उद्देश्यपूर्ण और सही तरीके से किया गया अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। मैम मैं ये कहूँगा कि देखिए अभी जितने भी बच्चे होंगे जो भी तैयारी कर रहे होंगे, प्री मोड में होंगे, प्रीलिम्स के मोड में होंगे, तो रिवीजन कर रहे होंगे सभी, है ना, या कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोग एक्टिवली पढ़िए, एक्टिव रीडर बनिए। एक्टिव रीडर बनने का मतलब है कि जो जो चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय सोचिए कि इससे क्या सवाल बन सकता है। हर समय अलर्ट रहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इससे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। ये इंगेजमेंट के साथ जब आप पढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी और उस दिन सिचुएशन नया नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा तो मैंने सोचा हुआ था। तो जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा उस दिन तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। 2 लाइन के साथ बात को कंप्लीट करूँगा कि देखिए जीवन एक यात्रा है ना, उसमें प्रीलिम भी एक पड़ाव की तरह ही है। तो हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि एग्जामिनेशन हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका दे रहा है और मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगा। तो इसको ऐसे समझ लें कि जीवन का सार भी है यही है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, ऐ मुसाफिर जिस जगह पे जागा है उससे कुछ आगे बढ़ के सो। ऑल द बेस्ट। इन सभी बेहतरीन सुझावों और स्ट्रैटेजीज के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, अभ्यास एक रिहर्सल है, यूपीएससी असली मंच है। अभ्यास का इस्तेमाल आप अपनी तैयारी के लिए करिए, ना कि खुद को जज करने के लिए। बाकी मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अभ्यास के लिए बाकी जानकारी के लिए विजन आईएएस की वेबसाइट विजिट कीजिए और अपने एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।